दरवाजे की डोरबेल बजती है। अर्चना दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सामने एक बहुत ही खूबसूरत हैंडसम सा जवान आदमी खड़ा हुआ है। उससे पूछती है कि आप कौन हो। वो बताता है कि मेरा नाम अजय है, मुझे हनीफ ने भेजा है। अर्चना कहती है कि ठीक है, आप अंदर आ जाओ। अजय उस घर के अंदर जाता है। जैसे ही अर्चना दरवाजे को बंद करती है, अजय उसके ऊपर टूट पड़ता है। अर्चना उससे तेज आवाज में कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं? मैं कोई वेश्या नहीं हूं, मैं कोई बाजारू औरत नहीं हूं। मैं पहले आदमी को चेक करती हूं। आप चुपचाप यहां पर बैठ जाइए। अजय चुपचाप सोफे पर बैठ जाता है। उसके बाद में अर्चना उससे कहती है कि ठीक है, आप अपने कपड़े उतारो। अजय अपने शरीर के सारे कपड़ों को उतार देता है और जब अर्चना अजय को देखती है तो कहती है कि आप तो बहुत अच्छे निकले, आप हमें पसंद आए। और उसके बाद में वो अजय के बगल में जाकर के बैठ जाती है। अजय के बदन को टच करने लगती है, अजय के शरीर को सहलाने लगती है। अर्चना उसके ऊपर एक जंगली बिल्ली की तरह टूट पड़ती है, उसे अपने आगोश में ले लेती है। अब अजय कुछ कर ही नहीं रहा है, जो कुछ करती है वो सब कुछ अर्चना करती है। अजय ने कभी कुछ कल्पना नहीं की थी, कल अजय ने कभी इतना कुछ सोचा नहीं होगा जितना कुछ अर्चना उसके साथ में करती है। अजय बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, अर्चना भी खुश होती है क्योंकि अर्चना को अजय बहुत ज्यादा पसंद आता है। अब उन दोनों के बीच में प्रोग्राम होता है और प्रोग्राम होने के बाद जब अजय वहां से चलने लगता है उससे पहले वो अर्चना से पूछता है कि आपकी फीस कितनी है। अर्चना हंसने लगती है, कहती है क्या आपको हनीफ ने नहीं बताया? वो कहता है नहीं, उन्होंने तो हमें बताया है, मगर फिर भी मैं ये चाहता हूं कि आप मुझसे कुछ रकम ले लीजिए। अर्चना कुछ भी लेने के लिए तैयार नहीं होती है। अजय जबरदस्ती उसे 2000 रुपए अपनी तरफ से दे देता है और वहां से जैसे ही चलने लगता है, अर्चना उससे कहती है कि देखो, आपके लिए एक ऑफर है और ये ऑफर कुछ चुनिंदा लोगों के लिए है। अगर आप चाहो तो मैं आपको उस ऑफर के विषय में बता सकती हूँ। खुश हो जाता है, कहता है कौन सा ऑफर है? वो कहती है कि कुछ चुनिंदा लोग हैं, हमारे कुछ चुनिंदा दोस्त हैं जिनके साथ में हम लोग मिल करके एक बार में ग्रुप सेक्स करना चाहते हैं, क्योंकि ग्रुप सेक्स का कुछ मजा ही अलग है। अजय कहता है कि आखिरकार वो कौन व्यक्ति होंगे? वो कहती है कि आप हैं, हनीफ हैं और 2 व्यक्ति हैं जिनमें से एक का नाम राजेश है और एक का नाम मोहन है। अजय हनीफ को तो जानता था पर मोहन और राजेश को नहीं जानता था। फिर भी वो तैयार हो जाता है और जब वो तैयार होता है, अगले दिन की शाम को 8 बजे अर्चना उन चारों लोगों को निमंत्रण देती है और फिर दूसरे दिन रात में उस कमरे के अंदर कुछ इस तरीके का खेल होता है दोस्तों कि जैसे सुन करके आप लोग भी यकीन नहीं कर पाएंगे, आप लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाएगी। तो इस कहानी में ऐसा क्या होता है, यह सब कुछ जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुने। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे एक लाइक शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को इसी प्रकार की नई नई वीडियो जागरूक करने के लिए लाता रहूं। कर्नाटक राज्य के एक छोटे से गांव में एक परिवार रहा करता है, मध्यम वर्गीय परिवार या फिर हम कह सकते हैं कि गरीब परिवार। परिवार में माता पिता होते हैं, उनके 3 बेटे होते हैं और उनकी सबसे बड़ी बेटी जिसका नाम अर्चना होता है। अर्चना अपने घर में सबसे बड़ी होती है। माता पिता मेहनत मजदूरी करके, छोटी मोटी नौकरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया करते हैं। मकान बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता, घर में 4 बच्चे होते हैं, 2 माता पिता, यानी घर में रहने वाले सदस्यों की संख्या 6 होती है। अर्चना की जो माँ होती है, उनका एक दूर का भाई जो अर्चना का रिश्ते में मामा लगता है, उनके घर आ जाता है कुछ दिन रहने के लिए, क्योंकि उसे वहां पर कुछ काम होता है। अब अर्चना के घर जो होता है छोटा होता है। अर्चना के माता पिता एक अलग कमरे में जाकर के सोते हैं। जो बच्चे होते हैं और जो उनका वो रिश्तेदार, रिश्ते का मामा होता है, वो सारे लोग जहां पर ये लोग बैठक किया करते हैं, शाम को बैठते हैं, उसी कमरे में रात में बिस्तर लगा करके सो जाया करते हैं। भाई जो छोटे होते हैं, अर्चना वहीं सोती है, वहीं उसका जो दूर का रिश्तेदार मामा होता है वो भी वहीं पर सोता है।
पर मामा एक दिन अर्चना को, जब अर्चना नींद में होती है और मामा को नींद नहीं आती, उस दिन वो अर्चना के शरीर पर अपने हाथ फेरने लगता है, अलग अलग हिस्सों को टच करने लगता है। अर्चना को शुरू में इसे सब कुछ तो बड़ा असहज लगता है, पर धीरे धीरे अर्चना को यह सब कुछ अच्छा लगने लगता है। अब अर्चना भी उसके इस खेल में शामिल हो जाती है और फिर एक दिन उस दूर के रिश्तेदार के साथ अर्चना के संबंध बन जाते हैं। और जब यह सिलसिला एक बार चालू होता है तो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। कुछ दिनों के बाद में जो उसका दूर का रिश्तेदार होता है वो अपने गांव चला जाता है। इधर धीरे धीरे अर्चना की उम्र 18-19 साल की हो जाती है। अर्चना, जिसको गंदी लत लग चुकी थी, अब वो नए नए लड़कों की तलाश करने लगती है, नए नए बॉयफ्रेंड बनाने लगती है और 20 से 21 वर्ष आते आते ना जाने वो कितने लड़कों के साथ में शारीरिक संबंध बना लेती है, उसे खुद ही इस बात का पता नहीं होता। पर दोस्तों, जैसे ही उसकी उम्र बढ़ती है, उसकी उम्र 22 वर्ष के आसपास हो जाती है, तब उसके जो पिता होते हैं उसके लिए शादी करने के लिए उसे एक लड़के की तलाश करने लगते हैं। तभी उनकी तलाश पूरी होती है। एक लड़का जो टैक्सी चलाया करता है, टैक्सी ड्राइवर होता है, जिसका नाम राजा राम होता है। अब राजा राम जो कर्नाटक के बायल गांव का रहने वाला होता है, उसके साथ अर्चना की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में अर्चना राजा राम की दुल्हन बन करके उसके घर पहुंचती है। सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होता है। करीब 1 साल का समय बीतता है। 1 साल के बाद अर्चना एक बेटी को जन्म देती है, क्योंकि जब से शादी हो जाती है, शादी के बाद अर्चना अब अपने पति की ही केवल होकर के रह जाती है, वो किसी और की तरफ देखती भी नहीं है। पर जैसे जैसे समय बीतता है, 2 से 3 साल का समय होता है, उसका पति जो राजा राम होता है वो अपने परिवार पालने के लिए, अपनी बीवी बच्चों को पालने के लिए वो अपने काम पर ज्यादा ध्यान देने लगता है, जबकि वो अर्चना की तरफ अब कम ध्यान देता है। इधर उसकी नजर में भी अर्चना पुरानी हो चुकी होती है, इसलिए भी शायद वो अर्चना पर उतना ध्यान नहीं देता, बल्कि अपने काम पर ही व्यस्त रहता है। अगर वो एक दिन घर से कहीं निकल जाता है सवारी दूर लेकर के टूर पर, तो कई दिनों तक घर वापस नहीं आता है। अर्चना जो इधर अब जवान होती है, उसे एक मर्द की तलाश होती है, पर जब उसकी जरूरत अब पूरी नहीं होती तो नए नए मर्दों की तलाश करने लगती है और नए नए लोगों से अपनी शरीर की जरूरत पूरी करने लगती है। ये बात एक दिन उसके पति राजा राम को पता चलती है। राजा राम जैसे इस बात के विषय में जानता है, सुनता है, तो उसे बड़ा दुख होता है, काफी परेशान होता है। वो अपनी पत्नी अर्चना को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर अर्चना जिसे अपनी जरूरत के लिए दूसरे मर्दों का जो सहारा लेने लगी थी, उसकी वो आदत अब छूटने का नाम नहीं लेती थी। अब वो करता भी तो क्या करता, क्योंकि उसके 2 बच्चे हो चुके थे, वो अर्चना को छोड़ भी नहीं सकता था। अर्चना से ज्यादा अपने बच्चों से प्यार करता था। तभी उसके मन में एक ख्याल आता है, एक फैसला करता है कि क्यों ना हम इस जगह को ही छोड़ देते हैं। वो विचार करता है, क्योंकि हमें केवल कमाना खाना है, टैक्सी चलाना है, हम कहीं रह करके भी टैक्सी चला करके हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। तभी वो एक ऐसी जगह को चुनता है जहां पर अधिक टूरिस्ट लोग आया करते हैं। वो विचार करता है कि क्यों ना हम गोवा चले जाते हैं, और फिर वो अपने पत्नी अर्चना को लेकर, अपने बच्चों को लेकर के वो गोवा चला जाता है। गोवा में जाकर के किराए का रूम लेता है, मकान लेता है और उस मकान में रहने लगता है और टैक्सी चलाने लगता है। वहां अधिक टूरिस्ट लोग आते हैं, उसका धंधा बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चलता है। मगर वही गलती राजा राम वहां पर भी करता है कि वो कई दिनों तक टूरिस्ट को लेकर के बाहर चला जाता है, घुमाने के लिए चला जाता है, तो 1-2 दिन तक अपने घर पर ही नहीं आता है। अर्चना, जिसको फिर वही अपनी जरूरत पूरी करनी होती है, तब वो नए नए मर्दों को अपना शिकार बनाने लगती है। अचानक से टीवी खराब हो जाता है। अब वो टीवी बनाने के लिए मैकेनिक को बुलाती है, पर जब वो मैकेनिक उसके घर पर आता है, उस मैकेनिक जो एक हट्टा कट्टा जवान लड़का होता है, उसको देख करके अर्चना की जो नीयत है वो डोल जाती है और उसके बाद वो उस मैकेनिक लड़के के साथ में अजीब अजीब तरीके की बातें करने लगती है, मजाक करने लगती है। अर्चना देखने में बेहद सुंदर होती है, इसलिए जो मैकेनिक होता है वो भी अर्चना को देख करके, उसके भाव को देख करके वो भी उसकी तरफ मोहित होने लगता है और फिर यह सिलसिला उन दोनों के बीच में चलने लगता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ में संपर्क में आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि राजेश होता है। अब इधर अर्चना राजेश से अपनी जरूरतों को पूरा करने लगती है। तभी एक दिन उसकी मुलाकात हनीफ से हो जाती है। अब वो हनीफ के टच में आती है
तो हनीफ के साथ में संबंध बनाने लगती है, हनीफ से अपनी जरूरतों को पूरा करने लगती है। यह सिलसिला इसी प्रकार से चलता रहता है। कुछ दिन के बाद में उसके संपर्क में मोहन आ जाता है। मोहन को देख करके भी उसकी नीयत खराब हो जाती है और फिर मोहन के साथ संपर्क में आ जाती है, मोहन से संबंध बनाने लगती है। एक दिन हनीफ और अर्चना एक दूसरे के साथ में संबंध बना रहे होते हैं। उसी समय जो हनीफ का एक दोस्त होता है जिसका नाम अजय होता है, वो शराब के नशे में होता है, पर हनीफ के पास में फोन कर देता है। हनीफ से कहता है कि यार दोस्त, तेरे पास में तो बहुत सारी लड़कियां हैं, तू बहुत सारी लड़कियों को जानता है, क्या कोई इतनी सुंदर लड़की नहीं है जैसे जो टीवी सीरियल की तरीके सुंदर महिलाएं होती हैं उनकी तरीके कोई लड़की हो। देसी महिलाओं को तो मैंने बहुत देखा है, पर मैं कुछ ऐसी महिला की तलाश में हूं, किसी ऐसी लड़की की तलाश में हूं जो टीवी की सीरियल जैसी लड़की हो। हनीफ कहता है कि ऐसी लड़की मेरे संपर्क में, ऐसी महिला एक मेरे संपर्क में है, पर आप उसके साथ में बदतमीजी नहीं करेंगे, मैं अपनी गारंटी पर उसके पास में भेज सकता हूं। वो कहता है कि ठीक है भाई। इधर वो अर्चना से बात करता है, अर्चना से कहता है कि अर्चना, ये मेरा एक दोस्त है जो आपके साथ में रिलेशन बनाना चाहता है, आपके साथ में संबंध बनाना चाहता है। अर्चना कहती है कि ठीक है, आप उसको बुला लीजिए और आप उसको मेरे पास में भेज दीजिए। अब हनीफ अजय को अर्चना के पास में भेज देता है और अर्चना जब अजय के साथ में संबंध बनाती है तो उसको देख करके वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाती है और तभी वो उसको एक ऑफर दे देती है। उससे कहती है कि हम कुछ चुनिंदा लोगों के साथ में ग्रुप सेक्स करना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा हो। अजय भी तैयार हो जाता है। अगले दिन 8 बजे का समय रखा जाता है। पांचों मिल करके उस कमरे के अंदर शराब पीते हैं, पार्टी करते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद में उस कमरे के अंदर उन पांचों लोगों के तन पर एक भी कपड़े नहीं होते, सारे कपड़े उनके उतर चुके होते हैं और फिर उस कमरे में नंगा नाच चालू होता है। वो चारों मिल करके, पांचों मिल करके ग्रुप सेक्स अर्चना के साथ में बारी बारी से सेक्स करते हैं। सुबह होते होते वो चारों थक जाते हैं, पर अर्चना थकती ही नहीं है। उन चारों को बहुत मजा आता है, बहुत खुश होते हैं। इसी प्रकार से चल रहा होता है। ये बात उसके पति राजा राम को पता ही नहीं होती। दोस्तों, जो राजेश होता है, राजेश की पत्नी जिसका नाम निर्मला होता है, निर्मला का अपने सास ससुर से झगड़ा हो जाता है और झगड़ा कुछ इतना ज्यादा हो जाता है कि उसके सास ससुर निर्मला से कहते हैं कि उसे उसके घर पर रहने की जरूरत नहीं है, वो उसके घर से निकल जाए। ये बात वो राजेश से कहती है। राजेश के माता पिता, राजेश जब अपने माता पिता से बात करता है तो वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी यहां पर नहीं रह सकती है, अगर उसके साथ में आपको रहना है तो आपको अपनी पत्नी को लेकर के यहां से निकलना पड़ेगा। राजेश को यह बात समझ में नहीं आती कि आखिरकार वो अपनी पत्नी को लेकर के कहां जाए, क्योंकि उसकी पत्नी की डिलीवरी होने वाली होती है। तभी वो अर्चना के घर अपनी पत्नी को लेकर के पहुंच जाता है। अर्चना से कहता है कि हमारे पास में समस्या है, हमारे माता पिता भी हम लोगों से नाराज हैं, इसलिए मैं अपनी पत्नी को कुछ दिनों के लिए आपके घर पर रखना चाहता हूं। अर्चना कहती है हमें कोई इतराज नहीं, क्योंकि उसके घर पर एक ऊपर जो कमरा होता है वो कमरा वो निर्मला के रहने के लिए दे देते हैं। निर्मला जो कि पेट से होती है, इसलिए वो अपने कमरे में चुपचाप पड़ी रहती है। पर यहां पर हर 8 दिन में एक नंगा नाच होता है। निर्मला को यह मालूम पड़ जाता है कि आखिरकार अर्चना किस तरीके की औरत है। वो वहां पर रहना ही नहीं चाहती थी, पर मजबूरी में वो वहां पर रहती थी। वो अपने पति राजेश से कई बार कहती है कि हम लोग कहीं और चल करके रहते हैं, हम लोग अपने घर चलते हैं। राकेश निर्मला को समझा देता है कि कुछ दिन की बात है, कुछ दिन का समय आप काट लीजिए, उसके बाद में हम लोग अपने माता पिता के पास चलेंगे, उनसे बात करेंगे और वो लोग खुश हो जाएंगे, राजी हो जाएंगे, तब हम लोग अपने घर पर रहने लगेंगे। सिलसिला इसी प्रकार से चलता रहता है। अब हर 8 दिन में रात के वक्त जब राजा राम नहीं होता घर पर, उसकी पत्नी अर्चना उन अपने चारों दोस्तों को बुलाती है और फिर उसके बाद में पार्टी करती है और उनके साथ में रात भर संबंध बनाती है। अर्चना ये सोचती थी कि शायद ये बात निर्मला को पता ही नहीं चलती है, क्योंकि वो अपने कमरे पर सो रही है, आराम कर रही है। पर जब वो लोग नशे में होते थे तब वो लोग इतनी आवाज करते थे, इतना शोरगुल करते थे कि वो शोरगुल ऊपर तक जाता था। कमरे से चीखने की आवाजें आती थी और यह सब कुछ निर्मला अपने कमरे पर लेट कर सुनती थी। और फिर आकर के एक दिन देखती है तो 4 लोग अर्चना के साथ में संबंध बना रहे होते हैं। ये देख करके निर्मला के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और फिर एक दिन वो ये पूरी हकीकत राजा राम को बता देती है। राजा राम कहता है कि ठीक है, आपने जो बताया है बहुत सही किया है, पर हमारा आपसे एक निवेदन है कि अगली बार जब ये लोग इस तरीके का एंजॉयमेंट कर रहे हों, उसी समय आप हमको फोन कर देना। निर्मला कहती है कि ठीक है,
अब राजा राम जिस समय टैक्सी लेकर के चला जाता है और फिर एक दिन वो चारों दोस्तों के साथ में अर्चना जब एक साथ एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं, उसी समय जो निर्मला होती है, निर्मला राजा राम को फोन कर देती है। राजा राम मौके पर आता है, घर पर आता है तो देखता है कि उसकी पत्नी अर्चना चार लोगों के साथ में संबंध बना रही होती है। ये देख करके राजा राम को गुस्सा आता है, राजा राम की आंखें लाल हो जाती हैं। वो अर्चना को डांटने लगता है, पर अर्चना जो शराब के नशे में होती है उसे कुछ पता ही नहीं होता। वो उसी समय राजा राम से कहती है कि आप भी आ जाइए, देखिए कितना मजा आ रहा है। ये सुन करके राजा राम को और ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो अपनी पत्नी की तरफ बढ़ता है, अर्चना की तरफ बढ़ता है, उसे मारने के लिए डांटता है। उसे मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाता है, तभी वो अपने चारों दोस्तों से कहती है, चारों प्रेमियों से कहती है कि आप लोग क्या देख रहे हो, इसको खत्म कर दो। क्योंकि वो नशे की हालत में होती है। वो चारों मिल करके उसे खत्म कर देते हैं। राजा राम की डेड बॉडी वहीं पर पड़ी होती है और वो पांचों वहीं पर एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं। सुबह होती है, सुबह वो चारों मार्केट जाते हैं, मार्केट से सामान लेकर के आते हैं और फिर राजा राम के डेड बॉडी के कई टुकड़े करते हैं और टुकड़े करके उसे जंगल में जा करके दफना देते हैं। पर यह सारी बात जो निर्मला जान रही थी, चुपचाप सुन रही थी, समझ रही थी, इन लोगों को ऐसा लगता था कि शायद राजा निर्मला को कुछ इस विषय में पता ही नहीं। एक दिन जैसे ही मौका मिलता है, निर्मला पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस स्टेशन जाकर के वो सारी कहानी पुलिस को बता देती है। पुलिस अर्चना को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में जब उसे थाने ले जाती है, उसे सख्ती से पूछताछ करती है तो अपना जुर्म कबूल कर लेती है और फिर वो अपने चारों दोस्तों का, चारों प्रेमियों का नाम कबूल कर लेती है। उन चारों को भी पुलिस गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में जब उनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो उन चारों की निशानदेही पर जो उसके पति राजा राम की लाश होती है वो भी पुलिस बरामद कर लेती है और फिर उन पांचों को जेल भेज देती है। दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को एक सबक लेनी चाहिए, एक सीख लेनी चाहिए कि किस तरीके एक महिला हवस में अंधी हो जाती है। इसे हम लोग एक बीमारी कहें या एक फैंटेसी कहें, जो कई लोगों के साथ में एक साथ संबंध बनाने की इच्छा करती थी। दोस्तों, यह सोचने वाली बात है कि एक महिला अपने हवस में इतनी अंधी हो जाती है कि उसे यह समझ में नहीं आता है कि आखिरकार उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके पिता को वो रास्ते से हटा देती है, मौत के घाट उतार देती है और खुद जेल चली जाती है। सोचने वाली बात है कि उन बच्चों की परवरिश कौन करेगा, कौन नहीं करेगा। राजा राम के घर पर तो कोई होता नहीं, पर क्या अर्चना के घर वाले उन बच्चों को अपनाएंगे? दोस्तों, उन बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर में भेज दिया जाता है। दोस्तों, एक महिला जिसकी गंदी नीयत की वजह से, जिसके गंदे काम की वजह से एक नहीं बल्कि तीन जिंदगियां बर्बाद कर देती है। दोस्तों, बिना माँ बाप के बच्चों की परवरिश कैसे होगी, ये आप लोग सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं। एक माँ की गंदी नीयत ने, गंदी आदत ने एक ऐसा खेल खेला कि तीन जिंदगियां बर्बाद कर दी। एक की तो जिंदगी हमेशा के लिए छीन ली और दो बच्चों को अनाथ करके उनका जीवन हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। ऐसे लोगों को जितनी कड़ी से कड़ी सजा मिल सके वो कम है। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। आज की कहानी में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।